स्वागत है आपका। प्रश्नों के नए श्रृंखला में हम प्रवेश कर रहे हैं और पहली बार ये प्रयोग मैं करने जा रहा हूं। आपकी बहुत डिमांड थी, तो इस नाते ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन पर आज चर्चा कर लिया जाए। इस क्वेश्चन की श्रृंखला में मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही लाया हूं, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि सब तक ये पहुंच जाए और सबको बिल्कुल इसका फायदा भी मिलेगा। खासकर जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बीएलटी, जीआईसी और साथ ही साथ यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो आते हम यहाँ पर क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन है, रासतरंगिणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहां देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। अब ऑप्शन में आए, यहां पर ऑप्शन में दिया है, इसमें कश्मीर के इतिहास को महाभारत काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक वर्णित किया गया। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, इस रचना में 8 तरंग है। तीसरा ऑप्शन है, रचना के समय कश्मीर का शासक हर्ष था। और चौथा ऑप्शन है, रासतरंगिणी के लेखन में कल्पना एवं पूर्वाग्रह का सहारा लिया गया। तो यहां पर हमने चारों ऑप्शन को अब हम यहां समझते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले ऑप्शन पर आए, यहां पर पहला ऑप्शन है, इसमें कश्मीर के इतिहास को महाभारत काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक वर्णित किया गया, तो ये सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1148 से लेकर 1150 ये माना जाता है कि रासतरंगिणी इतने कालखंड, मतलब इस समय तक पूरी हुई थी। और इस समय जो है, तो इस कालखंड का जो शताब्दी में इसे हम बदलेंगे तो 12वीं शताब्दी ही आएगा, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन में आए, इस रचना में 8 तरंग है, ये भी बिल्कुल सही है। इस रचना में कुल 8 तरंग, 8 तरंग का मतलब क्या है, 8 सर्ग है, 8 सर्ग में विभाजित है। इसमें जो इतिहास मिलता है वो कश्मीर का प्राचीन इतिहास, कश्मीर का प्राचीन इतिहास, इसमें कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर चर्चा की गई है। इसके अलावा कारकोट वंश, इसके बाद है उत्पल वंश, और फिर इसके बाद है लोहार वंश। ये जानकारियां हमें कल्हड़ के रासतरंगिणी से मिलती है। जो 8 सर्ग है उसको विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। तो इन्होंने कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर भी चर्चा किया है। इन्होंने बताया है कि कश्मीर में अशोक का भी शासन था और श्रीनगर की स्थापना उसी ने कराया था। तो ये 8 तरह में विभाजित है, ये भी स्पष्ट हो गया। यानी ये पहला कथन, दूसरा कथन सत्य है। तीसरा कथन है, रचना के समय कश्मीर का जो शासक था वो श्रीहर्ष था, ये गलत है, ये असत्य है। ये जय सिंह के समय पूरी हुई थी, जय सिंह के समय ये पूरा हुआ था। 1148 से 50 का समय में जो शासक था वो जय सिंह था। 1150 नोट करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप नोट नहीं करेंगे तो चीजों को भूल जाएंगे, तो इसको नोट करते रहिएगा। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद रासतरंगिणी के लेखन में कल्पना एवं पूर्वाग्रह का सहारा लिया गया, तो ये भी ऑप्शन असत्य है। रासतरंगिणी को पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ये क्या है, ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। और इसमें उन्होंने
जो पूर्व के तमाम साहित्यिक दस्तावेज थे उनका भली भांति परीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने पुरातात्विक स्रोतों में भी उसका परीक्षण किया, इसके बाद उसको लिखा और इस नाते वो सबसे बेजोड़ रचना मानी जाती है। और सबसे बड़ा इसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे, इतिहास में जो भली भांति चीजें दी गई थी उसका परीक्षण करके वैसे लिखा। जैसा कहा जाता है कि एक इतिहासकार को न्यायाधीश की भांति तथ्यों का परीक्षण करना चाहिए, उसी तरीके का परीक्षण यहाँ पर कल्हड़ ने किया है। तो यहाँ पर आपने स्पष्ट कर लिया कि पहला ऑप्शन सत्य है, दूसरा ऑप्शन सत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा असत्य है। अब पूछ क्या रहा है, कौन सा ऑप्शन असत्य है पूछ रहा है। देखिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ लेंगे कि क्या पूछ रहा है, इसके बाद आप क्वेश्चन के जो विकल्प है उसको समझ लेंगे तो आधा से ज्यादा साल उसको प्राप्त कर लेंगे। यही आपका प्रयास होना चाहिए। तो आइए हम यहाँ पर स्पष्ट करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखें, यहाँ पर आपको असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा है। तो पहला दूसरा ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है, पहला दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि वो असत्य पूछा है, वो दोनों ऑप्शन सत्य पे है। दूसरा तीसरा में जाए तो भी ऑप्शन स्पष्ट नहीं होगा। हाँ, तीसरा और चौथा है यही सत्य। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सत्य हो गया, यही ऑप्शन सत्य है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन पर आए, समझ में आए हुए? दूसरे क्वेश्चन पर आए हम लोग। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है किस ग्रंथ में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। यहां देखिए, हम समझे पहला पूछा है किस ग्रंथ में, पूछ लिया है। यहां हमारे किस ग्रंथ में पूछा है, दूसरा क्या कर रहा है, पत्नी को अर्धांगिनी, ये कह रहा है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अब यहाँ ऑप्शन पर आए, ऑप्शन में है आपका, यहां आ जाए, ऐतरेय ब्राह्मण दिया है, दूसरा है शतपथ ब्राह्मण है, और तीसरा दिया है पंचविश ब्राह्मण, और चौथा ऑप्शन है गोपथ ब्राह्मण। तो यहां पर हम देखें, व्याख्या कर ले पहले। देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में यह माना गया है पुत्री को अभिशाप, यानी पुत्रियों का जन्म लेना अभिशाप माना गया है। तो अब ऐसे दौर में इसमें तो मिलेगा नहीं। शतपथ ब्राह्मण ये वो ग्रंथ है जिसमें क्या माना गया है, पत्नी को अर्धांगिनी इसी में कहा गया है, इसी में अर्धांगिनी कहा गया है, पत्नी को अर्धांगिनी इसी में कहा गया है। तो यही ऑप्शन सत्य है, शतपथ यानी सत्य की राह पर चलना। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां क्या पूछा है, कब इत्री विजयंका का संबंध किस राजवंश से है। यहां पहले पूछा है विजयंका के बारे में, यानी जो कब इत्री थी विजयंका, इनका संबंध किस राजवंश से है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में है चालुक्य है, राजपूत है, पल्लव है, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो चेर है। चौथा ऑप्शन क्या है, चेर है। तो चालुक्य है, राजपूत है, पल्लव है, चेर है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से यहां पर स्पष्ट कीजिए कि कौन सा सही है। देखें, यहां जो ऑप्शन सही है वो चालुक्य है। चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसके पुत्र की पत्नी थी क्या थी, विजयंका इनका नाम, और ये उस समय की
सर्वश्रेष्ठ कवित्री मानी जाती थी, जैसा नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक दक्षिण भारत के इतिहास में उल्लिखित किया है। और दूसरा, एएस अल्टेकर ने भी अपने पुस्तक में बताया है कि वास्तव में विजयंका का दक्षिण भारत के विदुषी महिलाओं में श्रेष्ठ स्थान। तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो था, पुलकेशिन द्वितीय को आप जानते हो, चालुक्य शासक था, जिसने नर्मदा नदी घाटी के युद्ध में किसको परास्त किया था? हर्षवर्धन को परास्त किया था। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? एहोल अभिलेख है। तो इसका जो पुत्र था उसी की पत्नी थी, ये पुत्र की पत्नी, ये इन्हीं का नाम है विजयंका। ये उत्कृष्ट कवित्री थी। ठीक है, चले ये विजयंका के बारे में आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? मनुस्मृति का पूछा गया है, जिसको प्राचीन भारत का विधि ग्रंथ माना जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है मेघातिथि उल्लूक भट्ट गोविंदराज। मेघातिथि उल्लूक भट्ट गोविंदराज है। दूसरा है विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपराध। तीसरा ऑप्शन है मेघातिथि अपराध। और चौथा है कुल्लूक भट्ट एवं विज्ञानेश्वर। तो ये चार ऑप्शन आपके हो गए। अब यहां पर हम मनुस्मृति के टीकाकार के बारे में जानना है। देखिए, मनुस्मृति के टीकाकार के लिए एक ट्रिक है। इसी ट्रिक पर आ जाते हैं, एकदम याद हो जाएगा, कभी जिंदगी में आपसे भूलेगा नहीं। यम के जी। तो यहां यम से मिलाइए, यम से क्या हो गया? मेघातिथि हो गया। के से क्या हो गया? कुल्लूक भट्ट हो गया। ठीक है, जी से क्या हो गया? गोविंदराज हो गया, गोविंदराज। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। ठीक है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं। जो दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के क्या है? टीकाकार है। ठीक है, तो इसमें जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसके टीकाकार का क्या नाम है? विश्वरूप विज्ञानेश्वर और अपराध। ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है। ठीक है, इनके लिए एक ट्रिक है VVA। इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे। VVA, वी से क्या हो गया? विश्वरूप हो गया। फिर वी से क्या हो गया? विज्ञानेश्वर हो गया। फिर ये से क्या हो गया? अपराध। ये अपराध के कौन है? शिलाहार वंश के राजा है। शिलाहार वंश के राजा। ठीक है, अपराध की क्या है? शिलाहार वंश के राजा। तो यही ऑप्शन आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है आपका। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट हो गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पांचवा क्वेश्चन है ना? देखिए, पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पांचवें में पूछा है सुत्त पिटक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सुत्त पिटक का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। दूसरा ऑप्शन है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, इसके भाग है। तीसरा ऑप्शन है इसका संकलन उपालि ने किया था। चौथा ऑप्शन है बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती, यानी इसमें बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। तो चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। इसमें विकल्प के हिसाब से हम आएंगे। यहाँ पर केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और तीसरा और चौथा। यहां पूछा क्या है? असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा, असत्य है। तो पहला विकल्प सही है, असत्य है।
यानी पहला असत्य है कि दूसरा असत्य है कि दूसरा तीसरा असत्य है कि तीसरा और चौथा असत्य है। असत्य पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं पूछा है। आए चले व्याख्या करें हम लोग। तो सुत्त पिटक ये त्रिपिटक के तहत आता है। पहले तो हम यहां स्पष्ट कर लें, सुत्त पिटक त्रिपिटक के तहत आता है और त्रिपिटक के 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यहाँ सुत्त पिटक के विषय में पूछ रहा है। पाली बौद्ध ग्रंथ माना जाता है, पाली भाषा में लिखा गया प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ माना जाता है इसे। तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सत्य है। देखिए, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम की जानकारी मिलती है, इसके बाद अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्या है? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय इसके भाग है, बिल्कुल इसी के भाग है। तो इसके भाग है, इसके लिए एक ट्रिक है, डीएम आस्क, डीएम आस्क, ये ट्रिक है। तो डी से क्या हो गया? दीर्घ निकाय, यम से क्या हो गया? मध्यम निकाय, ए से क्या हो गया? अंगुत्तर निकाय, और के से क्या हो गया? यस से हो गया संयुक्त निकाय, और के से खुद्दक निकाय। हो गए ना इसके 5 भाग? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, ये इसके 5 भाग हैं। अब आए, ये ऑप्शन भी सही है, ये 2 ऑप्शन आपके सही हो गए। अब आते हैं हम यहां पर तीसरे ऑप्शन में। इसका संकलन उपाली ने किया था, यहां ये पूछ रहा है कि इसका संकलन उपाली ने किया था। ध्यान रखे रहेगा, जो बौद्ध संहिताओं के संकलन की अगर हम बात करें, मतलब त्रिपिटक के संकलन का, तो इसका संकलन उपाली ने नहीं किया था, इसका संकलन किया था, किसने किया था? आनंद ने किया था, आनंद ने किया था। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो जो सुत्त पिटक है, देखे अब यहां आप लोग स्पष्ट बोले, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक जो था, इसका आनंद ने किया था संकलन, आनंद ने इसका संकलन किया था। इसका उपाली ने किया था, विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। अभिधम्म पिटक का मुगली पुत्र तिस ने किया था, मुगली पुत्र तिस, इससे हो गया तीसरा, यानी तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था? अशोक के समय, और मुगली पुत्तिस अध्यक्ष था। ठीक है, तो ये हो गया, तो आनंद हो गए, उपाली हो गए, और मुगली पुत्तिस हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसमें बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है, ये भी गलत है। बौद्ध दर्शन की जानकारी किसको मिलती है? अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन पे आ जाइए, कौन सा सही हो? असत्य पूछा है, पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है, और दूसरा तीसरा पूछा है, तो दूसरा तो सत्य है, तो एक ऑप्शन खुद है, यहां पर गड़बड़ हो गया। तीसरा चौथा यही डी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, समझ में आ गया ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा है, कौन सा नाटक
भास का है। भास के बारे में पूछा है कि कौन सा नाटक भास का है। ये संस्कृत साहित्य के विद्वान माने जाते हैं। तो पंचरात्र ये भी इनका नाटक है। दूत वाक्यम ये भी इनका नाटक है या दूत वाक्य। बाल चरित्र भी इनका नाटक है। स्वप्न वास्तव सत्ता ये तो सबसे फेमस माना जाता है। तो ये चारों नाटक किसके हैं? इन्हीं के हैं। तो यहां पर देखें जिसमें चारों ऑप्शन सही होगा वही आपका सही होगा। आए इधर देखें किसमें चारों दिया है। एक अब इसमें देखें यहां पर पहला दूसरा दिया है, दूसरा तीसरा है, दूसरा तीसरा चौथा है और पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है। तो यही डी वाला ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो इनके चारों माने जाते हैं। एक और इनकी रचना, एक और नाटक है इनका दूत घटोत्कच। इसको भी याद रख लीजिएगा। हो सकता है कि 5 ऑप्शन भी कभी कभी आपसे पूछ ले। तो दूत घटोत्कच ये भी इनका क्या है? नाटक है। नाटक दूत घटोत्कच इनका क्या है? नाटक है। तो 4 प्रमुख नाटक के अलावा एक और नाटक है दूत घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखे निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का सुमेलन कर सही तुक का चयन करना। एक तरफ देखे रचना दिया है, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम है। ये देखे ये रचना दिया है, रचनाकार। अब यहां देखिए सही तुक का चयन करना है। ये पूछ रहा है आपसे। रचना है हरिवंश पुराण है। फिर उसके सामने ए ऑप्शन में दिया विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, बी ऑप्शन में दिया है भीमसेन, दाएं भाग भोज युक्त कल्पतरु दिया है विमुत वाहन। अब इसको मिलाइए जरा सा आप लोग। देखिए मिलाने के क्रम में सबसे आसान आपका तरीका होना चाहिए कि जो ऑप्शन आपको आ रहा पहले उसको करिए। तो यहां हम पहले मिला लेते हैं। तो मिताक्षरा किसका है? विज्ञानेश्वर का है। ठीक, हरिवंश पुराण किसका है? जीनसेन का है। ठीक है, युक्त कल्पतरु किसका है? भोज का है। दाएं भाग किसका है? जीमूत वाहन का है। ठीक है, तो पहला हरिवंश पुराण किसका है? भीमसेन का है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर का है। दाएं भाग जीमूत वाहन का है और युक्ति कल्पतरु किसका है? भोज का। तो यहां पर देखे पहले का बी हो गया, फर्स्ट का बी हो गया और दूसरे का क्या होगा? दूसरे का ए, दूसरे का ए हो गया, तीसरे का यहां पर क्या होगा? डी होगा, डी, और चौथे का सी। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन जिससे होगा यही सही होगा। कुछ त्रुटिवश इसके ऑप्शन को लिखा नहीं गया है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो यही ऑप्शन सही होगा इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 8 है। पूछा क्या है? एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के लेखक कौन है? पूछा क्या है? एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ये पुस्तक पूछा है। इसमें लेखक में व्हीलर है, मैके है, पार्जिटर है। इसके बाद एक नाम और आपको मिलेगा, मार्शल है। ये 4 आपके लेखक है। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन ये पुस्तक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा लेखक है। मार्टिमर व्हीलर ने लिखा है कि अर्नेस्ट मैके ने लिखा है कि पार्जिटर ने लिखा है कि मार्शल ने लिखा है? किसकी रचना है? पार्जिटर ने इसको लिखा है। इसको लिखा है पार्जिटर महोदय ने। सी ऑप्शन आपका सही है। ये जो पुस्तक है एंशिएंट, ये एंशिएंट जो है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, ये पुस्तक है ना, एंशिएंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, यही पुस्तक था ना।
क्या है पुस्तक, देखिए एक बार फिर से आप, यही है ना, एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ना, ये करके दिया है। चलिए, तो ये किसने लिखा है? पार्जिकर ने लिखा है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा महत्व इसी पुस्तक में, देखो आप, इसी पुस्तक में यहाँ स्पष्ट कर लेते हैं जरा सा। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में देखे, इसकी रचना किया था पार्जिटर महोदय ने। इसमें पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को उन्होंने स्पष्ट किया है। पुराणों के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, पुराणों के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला है। पुराणों की कुल रचना कितने हैं? 18 पुराण माने जाते हैं, 18 माने जाते हैं। ठीक है, तो अब आए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिएगा। पूछा है किस ग्रंथ में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं? तो पुराणों के 5 विषय, अमर कोश दिया है, अर्थशास्त्र है, पंचतंत्र है, मुद्रा राक्षस है। 5 पुराणों के 5 विषय बताए गए। देखिए, पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई थी, और ये भविष्य शैली में लिखे गए हैं, यानी इसमें भविष्यवाणियां की गई है। तो अर्थशास्त्र तो गुप्त काल में लिखी गई रचना तो है नहीं, अर्थशास्त्र तो उसी लिखा, तो इसको तो माइनस कर दीजिए ऐसे ही। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिएगा। एक ऑप्शन तो आपका सीधा बच गया, ये ऑप्शन माइनस कर दीजिए। ठीक, अब अमर कोश, पंचतंत्र और एक पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस, उस पर हम लोग आते हैं। चलिए, देखिए, मुद्रा राक्षस में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं पुराणों के संबंध में। पंचतंत्र में भी कहानियां दी गई हैं, इसमें भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। यही अमर कोश है ग्रंथ, अमर कोश। अमर कोश में 5 सर्ग बताए गए। क्या है? पहला, 5 भाग इसके बताए गए हैं, सर्ग है। पहला क्या है? सर्ग। दूसरा भाग क्या है? प्रतिसर्ग है, प्रतिसर्ग। और तीसरा क्या है? तीसरा है वंश है। और चौथा क्या है? मनवंतर है, मनवंतर है। और 5वां क्या है? वंशानुचरित है, वंशानुचरित। वंशानुचरित। तो इन 5 सर्गों को मिलाकर अमर कोश की रचना हुई है। और अमर कोश किस काल की रचना है? गुप्त काल की है, गुप्त काल की रचना है। इसको लिखा किसने है? अमर सिंह ने। अमर सिंह, अमर सिंह क्या थे? कोशकार थे, कोश लिखे थे, एनसाइक्लोपीडिया लिखे थे एक प्रकार के, कोशकार है। ठीक है, ये किनके दरबार में थे अमर सिंह? किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक से थे। चंद्रगुप्त द्वितीय इसके क्या थे? नवरत्न थे। ठीक है, जैसे अन्य और नवरत्न थे, जैसे कालिदास, वररुचि, वरामहित, छपड़क, बैताल भट्ट, इसी तरीके से ये भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है, अमर कोश सही है। ठीक, आ जाए इधर विषय पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए आप लोग। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, कथन पर विचार करिएगा।
तो पहला कथन है रामायण में 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24,000 हो गए। यानी जो रामायण लिखा गया था उसमें मूल रूप से कितने श्लोक थे? 6000 थे। और गुप्त काल में क्या हो गया? 24,000 श्लोक हुए थे, गुप्त काल में हुए थे, ध्यान करेगा। यानी रामायण का संकलन विभिन्न कालखंडों में किया गया, तब जाकर वो कितना हो गया था? 24,000 हो गया था, जिसको चतुर्विंशति कहा गया ना। रामायण 7 कांडों में यानी 7 भागों में विभाजित है, ये भी सत्य है। रामायण में कुल 7 भाग हैं, 7 अध्याय है। महाभारत में 8,800 श्लोक थे जो कालांतर में 1,00,000 श्लोक हो गए, ये भी सत्य है। जब महाभारत मूल रूप से लिखा गया तो इसमें 8,800 श्लोक थे और गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक हो गए। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? आशुलायन गृहसूत्र से जानकारी मिलती है, जिसमें 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत की चर्चा की है। ठीक, इसके बाद महाभारत में तो कितने पर्व है? 18 पर्व, यानी 18 सर्ग या 18 अध्याय में इसको विभाजित किया गया है। तो चारों आपको क्या है? आपके सत्य है। यहाँ आइए आपका इसको देखिए, तो पहला दूसरा दिया है, पहला दूसरा तीसरा दिया है, पहला तीसरा चौथा दिया है, पहला दूसरा चौथा दिया है, तो ये डी ऑप्शन था, ये डी ऑप्शन, क्योंकि चारों ऑप्शन क्या है? सत्य है। अब आपको एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। फारसी अनुवाद में पूछ रहा हूं। महाभारत के संबंध में एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसी प्राचीन कथा जिसको सुनकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी जिसको पुरुषार्थ कहा जाता है, इसकी शिक्षा मिले, इस पर चर्चा भी की गई है। यानी महाभारत का जो महत्व है वो ऐतिहासिक संदर्भ में रामायण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन भी माना जाता है। ठीक है, चले इस क्वेश्चन पर जरा सा देखें। वेनसांग की मुलाकात हर्षवर्धन के साथ कहां हुई थी? पहला ऑप्शन दिया नालंदा, दूसरा ऑप्शन दिया कन्नौज, तीसरा ऑप्शन है कचगल, चौथा ऑप्शन है असम। ये चारों ऑप्शन पर आप ध्यान रख लीजिएगा। अब पूछ क्या रहा है? हर्षवर्धन की वेनसांग की मुलाकात हर्षवर्धन से सर्वप्रथम कहां हुई? ठीक है, तो ऑप्शन में नालंदा तो बिल्कुल नहीं है। नालंदा में इसने क्या किया था? नालंदा में क्या किया था? 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, ये महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जिस समय ये नालंदा में शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय कुलपति कौन था? आचार्यशील भद्र थे। उनके मरने के बाद राहुल मित्र होते हैं कुलपति, यानी आचार्यशील भद्र किसके समय कुलपति थे? नालंदा विश्वविद्यालय के, वेनसांग के समय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? शक्रादित्य, यानी कुमार गुप्त को शक्रादित्य कहा गया है वेनसांग। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। और इसको विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, तो ये जो विश्वविद्यालय था वो महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था और साथ ही साथ महायान ऑक्सफोर्ड भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे दौर में यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो ये 6 वर्ष तक इसने यहाँ पर रहकर अध्ययन अध्यापन किया। साथ ही साथ ये बौद्ध स्थलों की जानकारी रखने के लिए वहां पर घूमने टहलने के उद्देश्य से ही भारत आया था। और वेनसांग गुप्त रूप से चाइना से भारत आया था। इसको कोई वीजा नहीं मिला था, कोई पार पत्र नहीं मिला था कि ये भारत आए। गुप्त रूप से आया था, गुप्त रूप से चला भी गया था। ठीक है, 629 ईस्वी में भारत आया था और 645 तक भारत में रहा था वेनसांग। तो नालंदा और ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, नालंदा को 100 गायों का जो राजस्व मिलता था, इससे एक चलता भी था।
विश्वविद्यालय, ध्यान रखे रहेगा। 100 गांव से जो राजस्व वसूले जाते थे, इससे नालंदा विश्वविद्यालय चलाया जाता था। इसमें हॉस्टल की सुविधा थी। इसका जो पुस्तकालय था वो 3 मंजिला कहलाता था उस जमाने में। दूसरा ऑप्शन है कन्नौज। तो कन्नौज में धर्म सभा आयोजित की गई थी, धर्म सभा की आयोजन हुआ था। इसमें वेंसाल ने भाग लिया, लेकिन यहां मुलाकात पूछ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है कजगल, यही सही है ऑप्शन। हर्षवर्धन की जो मुलाकात, मतलब वेंसाल की जो मुलाकात हुई थी कजगल में हुई थी। कजगल कहाँ स्थित है? बंगाल में, बंगाल में स्थित है। यहीं पर इसकी मुलाकात सबसे पहले होती है। चौथा ऑप्शन आसाम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आसाम में उससे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप लोग। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारत का प्राचीनतम संवत कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत का प्राचीनतम संवत कौन सा है। संवत के बारे में पूछ रहा है, यानी सबसे पुराना, या कह सकते हैं सबसे पहला संवत कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है विक्रम संवत है, शक संवत है, कली संवत है, गुप्त संवत है। तो अब इसको हम लोग पहले हल करते हैं तो खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा संवत सबसे पुराना है। चले आइए यहां पर, देखिए गुप्त संवत है 319 ईस्वी का है, 319 ईस्वी का है। ये चंद्रगुप्त प्रथम ने इस संवत की शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस संवत की शुरुआत किया था। ठीक है, और ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के विवाह के उपरांत ऐसा किया गया था। यानी उसी समय इसने एक सोने का सिक्का भी चलाया था, जिसको राज दंपति प्रकार का सिक्का या राजा रानी प्रकार का सिक्का या विवाह प्रकार का सिक्का भी कहा जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में एक संवत भी चलाया था, जिसको क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। 319 ईस्वी का है। कली संवत है 3102 बीसी है, यानी 3102 ईसा पूर्व दिया है। ठीक है, शक संवत है, इसके बाद विक्रम संवत है। शक संवत क्या है? 78 एडी है, ये 78 ईस्वी का है। इसके बाद क्या है? विक्रम संवत, ये विक्रमादित्य ने जारी किया था 57 बीसी का है, 57 ईसा पूर्व का है। तो कौन सा सबसे पुराना हुआ? हाँ, कली संवत, यही सबसे प्राचीन संवत माना जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अष्टाध्यायी महाभास एवं प्राकृत प्रकाश में क्या समानता है। 3 पुस्तक पूछा है, अष्टाध्यायी, महाभास एवं प्राकृत प्रकाश में क्या समानता है। तो देखे, पहला ऑप्शन दिया है व्याकरण ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन दिया है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तीसरा ऑप्शन दिया है 1वीं शताब्दी में रचना हुई है, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पर ऑप्शन पर आइए, यानी पूछा क्या है? अष्टाध्यायी महाभास एवं प्राकृत प्रकाश में क्या समानता है। चलिए अब इस पे आते हैं हम। देखिए पहला है, ये तीनों व्याकरण ग्रंथ है, एकदम सही, एकदम सही है, ध्यान रखिएगा, ये एकदम सही है। तीनों क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। फिर इसके बाद पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है, इसका मतलब है खुद व्याकरण ग्रंथ है। और तीसरा वररुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा था। ठीक है,
ये संस्कृत भाषा में नहीं थी, प्राकृत भाषा में थी। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में तीनों नहीं लिखी गई है, गलत हो गया। दो लिखी गई है लेकिन तीसरा नहीं लिखा गया है। चौथा एक ही शताब्दी में नहीं लिखी गई है, ध्यान रखे रहिएगा। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो चौथी पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसके बाद पतंजलि ने जो लिखा था वो मौरोत्तर काल में लिखी गई रचना है, महाभाष्य। और वर्णरूपी ने प्राकृत प्रकाश जो लिखा था वो गुप्त काल की रचना है। तो तीनों कालखंडों में अंतर आया ना, और उपरोक्त सभी दिया तो ये भी गलत है। तो यही पहला ऑप्शन सही है। क्या है? तीनों व्याकरण ग्रंथ है। इसके बाद एक चीज और मैं बता दूं, 4 बहुत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ की पुस्तकें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला क्या है? पहला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, यहां हम कायदे से नोट कर ले इसको जरा था। पहला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी दूसरा है, दूसरा क्या है? महाभारत। तीसरा क्या है? प्राकृत प्रकाश। और चौथा है तोलकाप्पियम, ये संगम काल का तोलकाप्पियम। ये 4 महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, ध्यान रखे रहेगा। पहला है अष्टाध्यायी, दूसरा महाभाष्य, तीसरा प्राकृत प्रकाश, चौथा है तोलकाप्पियम। ये संगम काल की रचना है जो व्याकरण से संबंधित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। पूछा है 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में आइए मुद्रा, मृदभांड, अभिलेख, ताम्रपत्र। यानी पूछा है मुद्रा है कि मृदभांड है कि अभिलेख है कि ताम्रपत्र है। आपसे पूछ रहा है 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का पूछा है ना, देखे यही पूछा है ना। तो अब यहां आप ऑप्शन पर के हिसाब से आते हैं। देखे 300 ईस्वी से लेकर, यानी 300 ईस्वी से लेकर 300 एडी, ये भारत के इतिहास में क्या कहा जाता है? मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल। और इस कालखंड के जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? मुद्रा माना जाता है। इस कालखंड में सबसे ज्यादा भारत का विदेशों के साथ व्यापार हुआ। और मौर्योत्तर काल आर्थिक दृष्टिकोण से स्वर्ण काल माना जाता है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। तो इस कालखंड में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं भी हमें दिखाई देती है, जैसे सोने की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा, कांसे की मुद्रा, शीशे की मुद्रा, प्रोटीन की मुद्रा, तांबा की मुद्रा। तो इस कालखंड की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या माना जाएगा? मुद्रा ही माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, मुद्रा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 16वीं सदी के किस लेखक ने लिखा है कि हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया था जहां कभी पांडवों की राजधानी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 16वीं सदी के किस लेखक ने, यानी 16वीं सदी का पूछा है, ध्यान रखिएगा। 16वीं सदी पूछा है। ठीक, हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया जहां पर कभी पांडवों की राजधानी, ये पूछा है। यानी पहला ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है फैजी, तीसरा ऑप्शन है बदायूनी और चौथा है हाजी इब्राहिम सरहिंदी पूछा है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए जरा सा।
16वीं सदी के किस लेखक ने लिखा है कि हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया था जहां पर कभी पांडवों की राजधानी अवस्थित थी, मतलब मौजूद थी? ये पूछा है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन में अबुल फजल है, फैजी है, बदायूनी है और हाजी इब्राहिम सरहिंदी। तो ऑप्शन में यहां पर अबुल फजल ही सही है। अबुल फजल, अबुल फजल ने अकबरनामा में इसका उल्लेख किया है। अकबरनामा इसमें उल्लेख किया है। अकबरनामा के कुल 3 भाग माने जाते हैं और तीसरा भाग आईने अकबरी है। तो अकबरनामा में अबुल फजल ने ये उल्लेख किया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। कौन सा युग इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है कि कौन सा युग में इसमें सुमेलित नहीं है। देखें ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसको सुधार दीजिए आप लोग। ये तिवारी नहीं होगा, सिलसिला तवारीख होगा। तवारीख, इस ऑप्शन को आप सुधार दीजिए, सिलसिला तवारीख। तो पहला ऑप्शन है, इसमें पूछा क्या है कि कौन सा असत्य है या सुमेलित नहीं है, पूछा है ना। तो तहकीक हिंद अल-बरूनी, सिलसिला तवारीख सुलेमान, फुतू अल बुल्दान अल बिलादुरी, मुरुज उल जहब अल मसूदी की ये रचना। आइए यहां पर क्वेश्चन पर देखें। तहकीक हिंद या इसी को किताब उल हिंद कहा जाता है। किताब उल हिंद ये किसकी रचना है? अल-बरूनी की रचना है। ये बिल्कुल सही है। अल-बरूनी की पुस्तक क्या है? तहकीक हिंद या इसी को किताब उल हिंद कहा जाता है, एक ही। दूसरा सिलसिला तवारीख, ये सुलेमान की रचना, ये भी सत्य है। सिलसिला तवारीख किसकी रचना है? सुलेमान की रचना। ठीक, जो पुलकेशी के समय भारत आया था, एक घोड़ों का व्यापारी भी था। ठीक है, इसके बाद फुतूह उल बुल्दान, ये किसकी रचना है? अल बिलादुरी की रचना है। इसी में देखे ऐसे हिंदू जो इस्लाम में धर्मांतरित हो गए थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया गया, उसका उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, और किस स्मृति में इस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? किस स्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि जिन्हें इस्लाम में दीक्षित किया गया था, फिर उन्हें हिंदू धर्म में लाया गया था? ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स पर। तो ये ऑप्शन भी सही है। मुरुज उल जहब एक इसकी रचना है। अल मसूदी, अल मसूदी का है। मुरुज उल जहब किसकी रचना है? किसकी रचना है? मुरुज उल जहब किसकी रचना है? बताइए आप लोग। मुरुज उल जहब अल मसूदी की ही रचना है भाई। अल मसूदी की ही रचना है। मुरुज उल जहब और अल मसूदी को अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है, तो यहां सारे ऑप्शन सही है। ये विकल्प ही मिस्टेक से गलत बना दिया गया है। यहाँ पर सारे विकल्प सही। मुरुज उल जहब किसकी रचना है? अल मसूदी की ही रचना है, जिनको अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे ऑप्शन सही है। यह पूछ क्या रहा है? यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, यानी चारों ऑप्शन सही है। मुरुज उल जहब किसकी रचना है? अल मसूदी की। ध्यान रखिएगा, यानी सभी सुमेलित है। यहाँ सुमेलित है कर दीजिएगा। ठीक है, सभी सुमेलित। मुरुज उल जहब 17वां क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना अश्वघोष की नहीं है, ये पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अश्वघोष की नहीं है, पूछा है। वज्रसूची, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, विभाषा शास्त्री, पूछा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन पर पूछ क्या रहा है, अश्वघोष की कौन सी रचना नहीं है। तो देखे, अश्वघोष के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये चतुर्थ बौद्ध संहिता के उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखे रहिएगा, चतुर्थ बौद्ध संहिता प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किसके समय बुलाई गई थी, कनिष्क के समय, और पार्थ के कहने पर ये आयोजित हुई थी। तो ऐसे दौर में जो वसुमित्र थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता किया और इसी चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जैसे दो संप्रदायों में विभक्त होता है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म में जो पहले पाली भाषा में साहित्य लिखे जाते थे अब वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी बौद्ध धर्म बदलाव की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनकी रचना में देखिए, वज्रसूची इनकी रचना है, वज्रसूची इनकी रचना है। ठीक है, सारिपुत्र प्रकरण ये भी इनकी रचना है, सौंदरानंद ये भी इनकी रचना है, और एक और इनकी रचना है बुद्ध चरित, ये बहुत फेमस है, बुद्ध चरित ये भी इनकी रचना है। विभाषा शास्त्र इनकी नहीं है, ध्यान रखे रहेगा, विभाषा शास्त्र इनकी नहीं है। ठीक है, तो यही इनकी रचना नहीं है, यानी डी ऑप्शन सही हो रहा है। अश्वघोष के संबंध में मैंने आपको बताया कि इनकी कौन सी रचना है, वज्रसूची, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और बुद्ध चरित इनकी रचना है। विभाषा शास्त्र की रचना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, चलिए, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख पूछा है, ध्यान रखे रहिएगा। अशोक, रुद्रदामन, हर्षवर्धन और खारवेल, ये चार ऑप्शन दिया है। तो पहले आप जिसका जानते हैं वही आप स्पष्ट कर लीजिए। देखिए, अशोक का तो ये अभिलेख है नहीं, अशोक का ये अभिलेख है नहीं ऐसा। रुद्रदामन का क्या है, जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ है। खारवेल का हो गया हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका क्या है, खारवेल का है ना, ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है वो दीर्घ शिलालेख है और लघु स्तंभ लेख है, तो उसमें ये नाम नहीं मिलता है, बांसखेड़ा और मधुबन। बांसखेड़ा पूछा है और दूसरा पूछा क्या है, मधुबन पूछा है। तो बांसखेड़ा कहाँ से मिला है, शाहजहांपुर से मिला है, और मधुबन है ये आपके आजमगढ़ से मिला है। ये दो अभिलेख हैं। ठीक है, तो ये दोनों अभिलेख किसके हैं, हर्षवर्धन के हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके जो अभिलेख मिलते हैं वो मैंने आपको बताया था एक दिन, पिक के माध्यम से अशोक के दीर्घ शिलालेखों की बात किया था, और भी कुछ शिलालेख है, तो उसमें बांसखेड़ा और मधुबन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश को निम्न कुल का माना जाता है। शुंग वंशी शासक ब्राह्मण थे, गुप्त क्षत्रिय थे,
वाकाटक वैश्य थे। चले भाई, अब यहाँ पर ये पता लगाए कि कौन क्या था। ठीक है, चले। मौर्य वंश को निम्न कुल का माना जाता है, ये गलत है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। चले आए यहीं पर, ये गलत है। शुंगवंशी शासक ब्राह्मण से बिल्कुल सही है। मौर्य के बाद ब्राह्मण ही सत्ता में आए थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक प्रियव्रत की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था, और ये ब्राह्मण राजवंश से संबंधित था। शुंग वंश, कर्ण वंश, इसके बाद सातवाहन वंश, ये ब्राह्मण वंश थे। ठीक है, तो ऐसे दौर में एक और वंश था जो बहुत महत्वपूर्ण है, वाकाटक वंश। ये भी ब्राह्मणों का ही राजवंश माना जाता है। कदम वंश भी ब्राह्मणों का माना जाता है। तो देखें, शुंग वंश हो गया, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, कदम्ब, वाकाटक, ये सभी राजवंश क्या है? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण वंश है। गुप्त क्षत्रिय थे, गलत है एकदम। गुप्त क्या थे? वैश्य थे, गुप्त वैश्य थे। ठीक है, मौर्यों को क्या क्षत्रिय माना गया है? ठीक। वाकाटक वैश्य नहीं थे, ध्यान करिएगा। वाकाटक क्या थे? ये ब्राह्मण थे। इसमें क्या पूछा है आपसे? कौन सा ऑप्शन सत्य है ना? तो ये बी ऑप्शन सत्य है। शुंगवंशी शासक क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, चले। चले आ जाइए, 20वां क्वेश्चन है, कलीला व दिमना किस पुस्तक का अनुवाद? ये अरबी अनुवाद हुआ है, वो किस संस्कृत पुस्तक का हुआ है ये पूछ रहा है। और उस पुस्तक का जो अरबी अनुवाद उसका नाम है कलीला व दिमना। पंचतंत्र ये ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन दिया है महाभारत, सी ऑप्शन दिया है राजतरंगिणी, और डी ऑप्शन दिया है मनुस्मृति। तो देखिए, अगर पहले जिसका आप अनुवाद जानते हैं उसी को पहले समझ लीजिएगा। देखिए, राजतरंगिणी का अनुवाद किस नाम से हुआ है? बहर उल असमार के नाम से हुआ है। बहर उल असमार, ये किसने किया है अनुवाद? किसने किया है? शाह मोहम्मद शाहाबादी। शाह मोहम्मद शाहाबादी, इन्होंने किया है। ठीक है, महाभारत का अनुवाद है रज्मनामा के नाम से। इसमें नकीब खान बदायूनी जैसे लोग लिखे हैं, इसका अनुवाद किए हैं। और पंचतंत्र का ये वही कलीला व दिमना, कलीला व दिमना। ठीक है, ये इसका क्या है? अरबी अनुवाद है। तो यही सत्य है, मनुस्मृति का नहीं है, यही सत्य है। और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ था? अनवार ए सुहेली के नाम से हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से है? अनवार ए सुहेली के नाम से हुआ है। ठीक, चले नेक्स्ट ऑप्शन पर आए। किस बौद्ध ग्रंथ में गोपालन यानी गाय के पालन की बात किया जा रहा है? गोपालन के महत्व पर बल दिया गया है। दीपवंश, जातक, मिलिंद पन्नो, सूत निपात। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से पढ़ दें। किस बौद्ध ग्रंथ में गोपालन के महत्व पर प्रकाश डाला गया, यानी महत्व पर बल दिया गया? दीपवंश, जातक कथा, मिलिंद पन्नो और सूत निपात।
अब देखिए चारों ऑप्शन पर आए, यहां हम व्याख्या करें पहले। देखिए दीपवंश की बात करें जरा सा, ये सिंहली द्वीप में लिखा गया है, श्रीलंका में लिखा गया था, और इसमें अशोक के विषय में जानकारी मिलती है, अशोक के विषय में। ठीक है। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां। ये जातक में, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें है? जातक कथा में। मिलिंद पन्नू लिखा था नागसेन, नागसेन ने लिखा था, इसमें मीनांडर के विषय में है। मीनांडर हिंद एवं शासक था मीनांडर, उसका नागसेन के साथ जो वार्तालाप हुआ है, वार्तालाप, इसकी जानकारी मिलती है। और ये किस शैली में लिखी गई थी? प्रश्नोत्तर शैली या संवाद शैली लिखी गई है, प्रश्नोत्तर या संवाद शैली। ठीक है। और लास्ट ग्रंथ है सुत्त निपात, इसी में गायों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है, गोपालन पर महत्व दिया गया। इसी में क्या कहा गया है? गाय को अन्नदान, वरदा सुखदा, यानी जो गाय है वो क्या करती है? अन्न देती है, ठीक है, वर देती है और सुख प्रदान करती है। इसी नाते सुत्त निपात में गौपालन के महत्व को रेखांकित किया गया है। ठीक है। तो ये सुत्त निपात, यही डी ऑप्शन सही। गोपालन के महत्व को सुत्त निपात जैसे बौद्ध ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है गायों के विषय में कि ये अन्नदा है, वरदा है और सुखदा है, यानी ये भरण पोषण करती है, वरदान देती है और सुख प्रदान करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर आइए। बाखर क्या है? ये पूछा आपसे, बाखर क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अरबी इतिवृत्त यानी अरबी इतिहास, इतिवृत्त का मतलब क्या है? इतिहास। राजस्थानी इतिवृत्त यानी राजस्थानी इतिहास। आसामी इतिवृत्त यानी आसाम में जो इतिहास लिखे जाते हैं, मराठी इतिवृत्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है छोटे क्वेश्चन में सबसे शानदार यही क्वेश्चन है, ध्यान रखे रहिएगा। तो यहां व्याख्या करें, कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि बाखर है क्या। चलिए देखिए, यहां पर जो अरब में इतिहास लिखा जाता है इसको तारीख बोला जाता है, तारीख बोला जाता है। ठीक है। राजस्थानी में इसको ख्यात बोला जाता है, ख्यात। राजस्थानी में इसको क्या बोला जाता है? ख्यात बोला जाता है। आसामी में इसको बुरुंजी कहा जाता है, बुरुंजी। ठीक है। और मराठी में इसको क्या कहा जाता है? बाखर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बाखर। बाखर क्या कहा, ये किसको कहा जाता है? मराठी इतिहास को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ चारों ऑप्शन में आपने स्पष्ट करिए। अरबी में तारीख कहा जाता है, राजस्थानी में उसको ख्यात कहा जाता है, असमी में उसको बुरुंजी कहा जाता है, और मराठी में उसको क्या कहा जाता है? बाखर कहा जाता है। तो ये डी ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। तो कुल मिलाकर हमने 22 क्वेश्चन पर चर्चा की, 22 क्वेश्चन पर हमने चर्चा किया। और आपने देखा होगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है उसको मैंने पूरी तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की है कि आपको बेहतर क्वेश्चन मिले। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछे हैं उसका जवाब भी आप दीजिएगा।
तो इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।